नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज अनादि विशेष में बात करेंगे बर्थ वेटिंग रूम पहल जिंदगी की। जी हां, मध्य प्रदेश में जच्चा बच्चा मृत्यु दर एक बड़ी चुनौती है। हालत यह है कि प्रदेश में 1 लाख मतदाताओं में से 173 माताओं के प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। 1 लाख शिशुओं में से 3500 शिशुओं की मौत हो जाती है। मौत के इस आंकड़े के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है और इस स्थिति का कारण हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिन पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और अब मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग रूम प्रदान किए जाएंगे। बर्थ वेटिंग रूम में गर्भवती महिलाएं अपने प्रसव की ड्यू डेट से 1 हफ्ते पहले आकर रुक सकेंगी। इस दौरान उनकी समुचित देखभाल की जाएगी, उन्हें पोषण आहार दिया जाएगा और 100 रुपए प्रतिदिन भी दिए जाएंगे। इससे मातृ मृत्यु दर रोकने में मदद मिलेगी, शिशुओं की मौत को भी कम किया जा सकेगा। क्या प्रदेश सरकार का ये कदम कामयाब होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जच्चा बच्चा मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अभी भी चिंताजनक बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संस्थागत प्रसव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के 47 जिलों के 71 सिविल अस्पताल और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेटिंग होम शुरू करने की योजना है। इन बर्थ वेटिंग रूम में गर्भवती महिलाएं प्रसव की संभावित तारीख से 1 हफ्ते पहले आकर रुक सकेंगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अस्पताल में डिलीवरी व समुचित इलाज सुनिश्चित हो सके। यहाँ न केवल गर्भवती माताओं के पोषण का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि सुमन हेल्प डेस्क और आशा के माध्यम से नियमित जांच की जाएगी और साथ ही बीमारियों का ब्यौरा लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ रुकने पर रोज 100 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आदिवासी बहुल 3 जिलों झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अब भी 173 प्रति लाख है, जो राष्ट्रीय औसत 97 से काफी ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1000 नवजात में से 35 की मौत हो जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि बर्थ वेटिंग होम जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाए और मृत्यु दर में कमी लाई जाए। इसे घटाने के लिए 7 राज्यों के मॉडल का विश्लेषण किया गया। इसी के आधार पर नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों का कहना है कि 3 जिलों में सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल दूर दूर तक नहीं है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें भी समुचित सुविधाओं का अभाव है। आदिवासी समाज में घर के भीतर ही प्रसव कराने की परंपरा है। कई बार स्थिति बिगड़ने पर गर्भवती महिला को अस्पताल लाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसे देखते हुए गर्भवती माताओं के लिए अब बर्थ वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जहां 1 हफ्ते पहले से माताओं को रुकने का मौका मिलेगा। और लगातार इस पहल को लेकर देखिए, जहां एक और सराहना तो की ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मातृ मृत्यु दर लगातार बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आपको बताया कि 3 आदिवासी जिलों में 3 पायलट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इसके क्या परिणाम होंगे, किस तरह की सुविधाएं इसमें दी जा रही, तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या कितना ये साकार साबित होगा। इसी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर शिखा गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर इस पहल का होने वाला है। सबसे पहले शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी। और देखिए, आदिवासी जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। 3 पायलट प्रोजेक्ट लाए गए हैं, जिसके जरिए ये बर्थ वेटिंग रूम जो है वो बना दिए गए हैं। किस तरह की सुविधाएं इस बर्थ वेटिंग रूम में दी जा रही हैं और अभी तक कितना असर इस योजना का देखने को मिल पा रहा है? जी, ऋषि का बताना चाहूँगा कि मोहन सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो बर्थिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं। जिले के कई अस्पताल ऐसे अभी तक पड़े हैं जहाँ पे कोई
अभी तक सुविधा नहीं है। डॉक्टर जो व्यवस्था सरकार दे रही है, लेकिन कई जिले में ऐसे अस्पताल है, कई तहसीलों में ऐसे अस्पताल है कि जहाँ पर डॉक्टरों का नादरात रहना पाया जाता है। ऐसे में कई बार प्रसूता को बहुत बार गाड़ियां टाइम से नहीं पहुंच पाती, प्रसूतिकरण में दिक्कत आती है, बच्चा नवजात बच्चे जो होते हैं उनको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। मृत्यु दर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अस्पतालों में सुविधा नहीं है, क्योंकि जब अस्पतालों में सुविधा मोहन सरकार चालू कर रही है तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर रुकेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बुलेंसों में बच्चों को जब लाया जाता है, लाते प्रसूता डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के टाइम पे जब इमरजेंसी वार्डों में भर्ती किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी वार्डों में कोई ऐसी सुविधा नहीं रहती, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना आईसीयू रूम रहते हैं बच्चों के लिए। उस व्यवस्था में बच्चों की मृत्यु दर बढ़ने का मेन कारण यही रहता है। कई रोग ऐसे पैदा हो जाते हैं बीमारियों से ग्रस्त जिनके टीके टाइम पे समय पाते हैं, या जिन अस्पतालों में भीड़ के कारण उस प्रसूता को भर्ती नहीं किया जाता है, उनको या तो रेफर किया जाता है या अगले हफ्ते की डेट दी जाती है। अगर मोहन सरकार, भाजपा सरकार का ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है, जो प्रसूता महिलाओं के लिए वेटिंग रूम बनाए जाएंगे, जिसमें 7 दिन पहले उन महिलाओं को प्रसूता को लिया जाएगा, उनकी तारीख दी जाएगी, उनको डिलीवरी बाकायदे व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। इससे मृत्यु दर में ऋषिका बिल्कुल ओम, लगातार जिस तरह से आपने तमाम तरह की समस्याएं बताई कि अगर प्रसूता आती भी है तो कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में जगह ना होने की वजह से उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। कई बार इन चीज़ों में देरी भी हो जाती है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतर कदम है जो सरकार की ओर से उठाया गया है। हमारे साथ उमरिया से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनके पास आना चाहूंगी। दीपक, दीपक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से इस योजना की पहल की गई है और जैसे कि मैंने कहा कि 3 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है, धीरे धीरे जैसे ही परिणाम इसके सामने आते जाएंगे तो तमाम जो के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर भी बर्थ वेटिंग रूम की जो शुरुआत है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक क्या इसके प्रमुख परिणाम जो है वो देखने को मिल पाए हैं? इस योजना की शुरुआत वहां पर कब से की गई है और इसी के साथ जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से? जी निशिता, बुनियादी सुविधाओं की अगर हम यहाँ पे उमरिया जिले में अगर बात करें तो सिर्फ वो कागजों में ही सिमट के रह गई है। बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पे आज भी ग्रामीण जो है वो आते हैं शहर की तरफ अपनी इलाज के लिए, और जच्चे बच्चे से संबंधित जांच के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर उनको सही ढंग से रोगियों को और रोगियों के साथ साथ में जो महिलाएं, जो प्रसूता जो महिलाएं जो होती है उनका उपचार न करते हुए उन्हें दरकिनार किया जाता है। जी, लेकिन जो शासन की जो योजनाएं हैं ये उमरिया में आकर के दम तोड़ देती है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार देखिए इसको लेकर सरकार की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें और बेहतर किया जाए। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर शिखा गुप्ता भी लगातार बनी है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा, मैं सीधा अब आप ही के पास आ रही हूं। कैसे आप इस पहल को देख रही हैं, कैसे आप इस योजना को देख रही हैं? ये जो बर्थ वेटिंग रूम बनाए गए हैं, जो डेट दी जाएगी डिलीवरी के लिए उससे 1 हफ्ते पहले से महिलाएं यहाँ पर आकर रह सकती हैं, क्या ये पहल मातृ मृत्यु दर को कम करने में साकार साबित होगी, सफल साबित हो पाएगी? चलिए, शायद डॉक्टर शिखा से संपर्क नहीं बन पा रहा, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, फिर जानेंगे। लेकिन ओम, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, बर्थ वेटिंग रूम जो ये बनाए जा रहे हैं, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है और इसी के साथ फिर तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर ये जो रूम है वो बनाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से जच्चा और बच्चा दोनों को भी बचाया जा सके, क्योंकि लगातार ये जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये जो पहल की गई है ये कितना सफल साबित होगी? जी, इसी का बताना चाहूंगा कि सरकार की पहले बहुत मजबूत तरीके से पूरी योजना को बनाया जाता है, लेकिन सरकार में बैठे नुमाइंदे जो सरकारी दफ्तरों में बैठ के इन कागजों को फाइल पे चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में जो बैठे रहते हैं डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अभी जिन अस्पताल में मैं खड़ा हुआ के हालात ऐसे है कि कई डॉक्टर बैठते थे लेकिन सिर्फ अपनी जनरल खुद की ओपीडियां देखते हैं, यहाँ से पेशेंटों को रेफर करते हैं। जिस अस्पताल में हजारों ओपीडियां रोज आती है, जहाँ तुरंत प्रसूता को रेफर कर देते हैं, शाजापुर रेफर करते थे सीजर के लिए, तत्काल उनको सीजर किया जाता है। ऐसा क्या डॉक्टर, जब गायनिक डॉक्टर है, प्रसूता डॉक्टर है, सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर है, तो ऐसा क्या कारण है कि तत्काल रेफर किया जाता है? सरकार जिन योजना को धरातल पर लाती है, आखिर जो सरकारी कर्मचारी उन धरातलों पर उनका काम करने के लिए राजी क्यों नहीं होते? आखिर क्या कारण है, क्या त्रुटियां हैं? इसको सरकार को देखना होगा, इसकी पूरी गाइडलाइन करनी होगी बैठ करके
कि आखिर जिन योजना को सरकार, मोहन सरकार जिन योजना को ला रही है, पुस्तकों के लिए सरकार खर्चा कर रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, जन मृत्यु दर के कारण क्या डिफरेंस आ रहा है, मध्य प्रदेश 30 नंबर पर जा रहा है, तो शाजापुर की जिले की पूरे जिले की बात करें तो ऐसे हालात बने हुए हैं, हर अस्पताल में जाकर अपन देख लेते हैं तो व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि बच्चों को तुरंत अगर डिलीवरी किसी पुस्तक की होती है तो इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ना एनआईसीयू है ना आईसीयू है। अगर एनआईसीयू आईसीयू नहीं है, बच्चे की मरने की कगार पर आ चुका है तो उसको रेफर किया जाएगा। रेफर की स्थिति जब बनती है, जब बच्चा को रेफर करने के टाइम ही बच्चे की डेथ हो जाती है। दोनों जच्चा ना बिल्कुल। बच्चा टाइम से रह पाता है, इसी वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। बिल्कुल देखिए सरकार ओम, को लगातार इसको लेकर सरकार की ओर से पहल भी की गई है। अब ये तो योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इससे पहले भी सरकार जल्द से जल्द ये जो व्यवस्थाएं हैं इन्हें बेहतर करने की दिशा में काम तो कर ही रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर शिखा वापस जुड़ गई हैं। शिखा जी, सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ। क्या लग रहा है आपको, सरकार की ये पहल कितना साकार साबित होगी, कितना सफल साबित होगी? क्या ये जो बर्थ वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा जरूरत इसी को लेकर है, ये कितना सफल साबित होगी? क्या जच्चा और बच्चा को इससे बचाया जा सकता है? जो अभी तक हम दर देख रहे हैं उसमें कमी आएगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए। जी, बर्थ वेटिंग रूम की अगर हम बात करें तो ये काफी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारी डेथ तो मैटरनल जो होती है वो प्रॉपर टाइम से ट्रांसपोर्टेशन या प्रॉपर फैसिलिटी मिलने पर होती है। क्योंकि डिलीवरी अगर टाइम पे नहीं हो और अगर हमें फैसिलिटी टाइम पे ना मिले तो फिर डिलीवरी के में कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये बर्थ वेटिंग रूम से जो लोग टाइम से नहीं पहुंचते वो ऑलरेडी पहले आएंगे, और जो हाई रिस्क पेशेंट है वो पहले ही स्क्रीन हो जाएंगे। उनकी स्क्रीनिंग की वजह से हम लोग पहले ही सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन ज्यादा हाई रिस्क में है, तो हम उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले रख देंगे, और उनके लिए हम पहले से ही वो इमरजेंसी में लैंड ना होते हुए हम उनको इलेक्टिवली कोई भी प्रोसेस के लिए ले सकते हैं। तो ये जो सरकार की तरफ से पहल हो रही है, मेरे ख्याल से ये हमारी महिलाओं के लिए और डिलीवरी में जो मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने में काफी कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, देखिए ये बहुत ही बेहतर बात आपने कही कि अगर पहले से वहाँ पर महिलाएं मौजूद होंगी, प्रसूताएं मौजूद होंगी, तो ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कौन इमरजेंसी में किसको लेना चाहिए और कौन नॉर्मल डिलीवरी किसकी हो सकती है। लेकिन इसी के साथ आप इसके लिए पहले से क्या इंतजाम किए जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में या फिर हॉस्पिटल्स में? देखिए अभी तो इसको लेकर चल ही रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में, इसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें भी क्या इसकी शुरुआत की जाएगी, इसको लेकर भी अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इसके लिए पहले से क्या वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में लेडी आती है या फिर कई बार जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ट्रांसपोर्टेशन में भी वहां पर लेट हो जाता है, तो ऐसे में क्या सुविधाएं दी जाती हैं लेडीज को? देखिए, पहले से ही सरकार के द्वारा कैंप हैं, हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, इन सबको पहले से ही लगाया हुआ है, ताकि वो अगर जो एएनसीज या हमारी पेरिफेरी में जो महिलाएं नहीं जा पा रही हैं विजिट करने सेंटर्स पे, ये महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद ही वहां जाती हैं महिला के घर पे, उनको वहां पे वैक्सीनेशन भी देती हैं, कार्ड बनाती हैं, फिर उनकी डिलीवरी, उनका हीमोग्लोबिन चेकअप करती हैं, उनका देखती है कि कहीं खून की मात्रा कम तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है। तो वो पहले ही ये पहल बिल्कुल पहले ही चक्र में चालू हो जाती है जब महिला तुरंत ही गर्भवती होती है। तो जो पहला वैक्सीनेशन होता है वो इसी बात के लिए होता है कि पहले आइडेंटिफाई कर लें कि पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं है, कौन से तरीके से वो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। उस आइडेंटिफिकेशन को पहले से ही वो लोग चिन्हित कर देते हैं कि ये हमारी हाई रिस्क महिला है और ये एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। तो इन जो हाई रिस्क महिलाओं को वो चिन्हित करती हैं, उनके कार्ड पे रेड मार्क से वो पहले ही आइडेंटिफाई करती है और वो मेक श्योर करते हैं कि उनको पहले से ही फैसिलिटी पे लाया जाए और उनके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट्स और उनके जो सोनोग्राफी स्कैन्स हैं और ब्लड टेस्ट है वो पहले से ही ज्यादा अच्छी तरह से कर पाए। और उनके कार्ड पे भी लिखा रहता है, जैसे कि पहले के ऑपरेशन है तो लिखा रहता है कि वो पहले से उनको ये लगेगा, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनके लिए पहले से ही बुक रहती है। तो ये सब सुविधाएं तो पहले से गवर्नमेंट के द्वारा दी ही गई हैं। और साथ में जननी योजना, सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री योजना ये भी चलती है, जिसके थ्रू महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पैसे भी मिलते हैं और उनको वहाँ पे फंड की कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, देखिए सरकार की ओर से लगातार इस चीज़ में कमी लाने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं जो है वो और ज़्यादा बेहतर की जा रही हैं। लेकिन जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, क्योंकि अभी इसकी पहल उन्हीं क्षेत्रों में की गई है, 3 पायलट प्रोजेक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। वहाँ पर क्या होता है कि घर में प्रसव की परंपरा होती है, जिसके लिए सरकार ने अब एक सुविधा शुल्क की शुरुआत भी की कि 100 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। लेकिन उस परंपरा के लिए उन क्षेत्रों में जागरूकता के लिए कैसे काम किया
किया जाएगा, डॉक्टर्स इसके लिए कैसे भागीदारी निभाते हैं? क्या आदिवासी क्षेत्रों में अलग से डॉक्टर्स की ओर से कोई कैंप लगाए जाते हैं कि जो घर पर प्रसव कराए जाते हैं उसको लेकर लोग जागरूक हों और हॉस्पिटल्स में महिलाओं को लेकर जाएं ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, पहली बात तो जो राशि गवर्नमेंट सरकार दे रही है डिलीवरी के लिए, तो वो पहले ही प्रोत्साहन राशि है, ताकि जो महिलाएं घर में डिलीवरी करा रही हैं तो उनको एक मोटिवेशन तो मिलता ही है कि वो डिलीवरी घर में ना करा के अगर वो अस्पताल में कराएंगे तो एक तो सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी, डॉक्टरी सुविधाएं मिलेंगी और उनको वो राशि भी मिलेगी। 100 रुपये प्रतिदिन के अलावा भी ये उनके लिए एक इंसेंटिव है, ताकि उनको और ज्यादा प्रेरित हो कि वो हम डिलीवरी घर में ना करा के एक प्रॉपर फैसिलिटी में कराएं। और डॉक्टर्स तो पहले ही पोस्टेड किए गए हैं, स्पेशल टीम्स हैं। ये जो हमारे जो जिले हैं जहाँ पायलट प्रोजेक्ट हमारा लागू किया गया है, वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो इसको रोकने के लिए तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इसलिए ही चालू किए गए हैं, और डॉक्टर्स को भी वहाँ पोस्टेड स्पेशली किया गया है। वो ज्यादा ट्रेंड है और उतना उनको सुविधाएं उनका इंटरेक्शन भी पेशेंट से ज्यादा होता है कि ये जो हमारी और जो कार्यकर्ता हैं ये ज्यादा इंटरेक्टिव रहती हैं कि घर घर जाके, और उनको और मोटिवेट करते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं। ये डॉक्टर्स तो घर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन रहता है कि वो डॉक्टर के पास ज्यादा आए और ज्यादा इंटरेक्टिव रहें। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, और इसमें हो सकता है जो आशा कार्यकर्ता है या फिर जो कार्यकर्ता जो ऐसे घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करती है, ऐसे परिवारों को जागरूक करती है, उन्हें कोई विशेष ट्रेनिंग भी इन बर्थ वेटिंग रूम्स को देकर दी जाए ताकि वो घर घर जाकर ये तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाए। डॉक्टर शिखा, मेरा एक और सवाल आपसे यही रहेगा, अगर घर पर प्रसव कराया जाता है तो उसमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? मैं चाहूँगी इसको लेकर भी आप जिक्र करें ताकि जो दर्शक ये देख रहे हैं उनमें भी थोड़ी जागरूकता हो। अगर वो इस तरह की परंपरा उनके घरों में है, घर पर अगर डिलीवरी कराई जाती है, प्रसव घर पर कराया जाता है, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, घर एक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ एक बहुत ही बेसिक आपने रूटीनली जो काम होता आ रहा है वो उसके लिए, वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। ना तो जो ट्रेंड बस अटेंडेंट्स हैं जिनको हम डाई कहते हैं वो वहाँ पे ट्रेन, अगर हम उन्हें ट्रेन कर भी दें तो हम घर में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कब वो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में आ रही है, और हमारे पास फिर क्या होता है, ब्लड यूनिट नहीं होते, फैसिलिटी नहीं होती और नर्सिंग स्टाफ नहीं होता, बीपी मॉनिटरिंग नहीं होती, तो ये सारी चीजें, हमारे वाइटल्स मॉनिटरिंग नहीं होती। तो ये सब डिलीवरी के टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है मॉनिटर करना कि बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है और कब उस कॉम्प्लिकेशन को हमें कन्वर्ट करना है किसी और प्रोसेस में। तो ये सारी चीजें घर में तो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इसको लेकर सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो घर में प्रसव कराने की परंपरा है इससे बाहर आए लोग और हॉस्पिटल्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा रुख करें, और उसी दिशा में ये जो पहल है वो भी की जा रही है। और कई बार ऐसा होता भी है कि आदिवासी क्षेत्रों में जब लोग मजदूरी से वो ये सोचते हैं कि अगर वो जाएंगे तो पैसे वगैरह चले जाएंगे, इसकी वजह से भी जो सरकार है उसने इस योजना में 100 रुपए प्रतिदिन का शुल्क देने की बात भी कही है। ओम, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, डॉक्टर की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि घर में प्रसव कराना दिक्कत हो सकती है उसमें, क्योंकि पता नहीं चल पाता कि कब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और वहां पर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो क्या आप वहां पर इस तरह के कोई काम देख पा रहे हैं? सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए क्या कोई जागरूकता अभियान वहां पर चलाए जाएंगे जिससे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक और हॉस्पिटल्स की ओर रुख करें, और इसके साथ ही ये जो बर्थ वेटिंग रूम बनाए गए हैं इसकी ओर ज्यादा से ज्यादा रुख करें? जी ऋषिका, बताना चाहूंगा कि सरकार के जो अहम कदम जो उठाए हैं, जो जच्चा बच्चा मृत्यु दर जो बढ़ी है उसके कारण जो सरकार चिंतन है, बहुत अच्छी बड़ी बात है, ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको गाँव गाँव घर घर जाकर सारे जो प्रसूता है उनको जागरूक करना चाहिए। उनके लिए जो होमोग्लोबिन, कभी कभी जब पहली मंथली प्रेगनेंसी जब होती है तो होमोग्लोबिन की सबसे बड़ी कमी होती है। आशा कार्यकर्ता को घर घर जाके उनके ब्लड सैंपल लेने चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि जब भी डिलीवरी का समय हो प्रसूता को तुरंत जो सरकार की जननी योजना है उस पर फोन लगाकर सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी कर प्रसूता को लाना चाहिए और वहीं डिलीवरी करवाना चाहिए। ये गाइड जब हो जाएगा, जब, और ये गाइड सबसे ज्यादा कर सकती है जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिला है, जो शासकीय योजनाओं को चलाती है, धरातल पर दिखाती है, जो आंगनबाड़ी केंद्र हर महिलाओं से टच रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जच्चा और बच्चा की जो ध्यान पूर्वक रहती है, पोषण आहार भी वहीं से मिलता है उनको। काफी जब बच्चे की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम से ही दवा गोलियों का ट्रीटमेंट आंगनबाड़ी केंद्रों से दिया जाता है। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इनको जमीनी धरातल स्तर पर कैसे चलाया जाए, कैसे उतारा जाए, ये सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय है। और जमीनी स्तर पर लाने के लिए कागजों की कार्रवाई की बजाय जमीनी स्तर पर काम करने चाहिए, क्योंकि जिन अस्पतालों की बात कर रही है सरकार, जो बोर्डिंग रूम बना रही है वो कितने साबित होंगे, कितने कारागार होंगे, उनके लिए बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ऋषिका,
बिल्कुल ओम। और क्या इसके लिए परिवहन की कोई सुविधा भी दी जाएगी? क्योंकि देखिए ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि अस्पताल जो है वो घरों से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। कई बार सड़कों की समस्या हो जाती है, कई बार वाहन ही नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पाती है उन तक, और इस वजह से भी देरी हो जाती है। और इसी वजह से सरकार की ओर से सुविधा भी ये दी जा रही है। लेकिन बर्थ वेटिंग रूम के लिए क्या कुछ और विशेष सुविधाएं दी जाएंगी? क्या परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी? क्योंकि अस्पताल काफ़ी ज़्यादा दूर है और इसीलिए ज़्यादातर होम डिलीवरी वहां पर कराई जाती है। जी जी, सरकार की तरफ से आदेश ही जारी हुए हैं कि जो वेटिंग रूम या बर्थ वेटिंग रूम की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, वहां पर स्पेस जननी एक्सप्रेस की योजना जो लागू हो रही है, जहाँ पे जननी गाड़ी पुस्तक को लेने पहुंचती है, उसको उसके लिए तत्काल पहुंचने चाहिए पुस्तक को, क्योंकि ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र है जहाँ आज तक रोडे नहीं है, सड़कें नहीं है, जहाँ पे टावर नहीं है, जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं लगते, उसके कारण पुस्तक को लाने में बहुत परेशानी होती है। बारिश के कारण पुल नहीं है तो पुलिया पार करने में पुस्तक को लाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने वेटिंग रूम के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जारी की है, जहां पर एनआईसीयू आईसीयू सारे वार्डों की जानकारी देंगे और एनआईसीयू और आईसीयू बच्चे के लिए बनाए जाएंगे, जहां पर पुस्तक को 7 दिन पहले इसलिए लाया जाएगा कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, उनको कोई खतरा ना हो, किसी बीमारी का परीक्षण किया जाएगा कि कहीं पुस्तक को कोई बीमारी तो नहीं है, इससे पहले कोई सीजर तो नहीं हुआ था, या हाई रेफ्रिजरेटरी डिलीवरी तो नहीं है। ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, बहुत जल्दी इसके फायदे सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाली है। ऋषिका। बिल्कुल ओम। और एक और सवाल यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बर्थ वेटिंग रूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सरकार की ओर से कहा गया है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को है उनको लेकर उनकी पहचान करके उन्हें बेहतर इलाज दिया जाएगा और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे उनके लिए। तो क्या, क्योंकि अभी जो 3 पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इसमें जो महिलाएं, जो सभी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो सभी जा सकती हैं, या फिर पहले उनके साथ ये शुरुआत की जाएगी जिन महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है? जी जी, ऋषिका, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को लाया जाएगा जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है। तो कई बार क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से या तो जच्चा की जान जा सकती है, बच्चा की जान जा सकती है, दो ही पहलू निकल आता है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले लाने से पहले उसके हाई रिस्क से उसके ब्लड ग्रुप की चेक किया जाएगा, हेमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, उसका इससे पहले कोई सीजर तो नहीं हुआ था, इससे कोई बीमारी तो नहीं है। उन सब बातों का ध्यान रखकर उसको पूर्णतः उस वेटिंग रूम में रखा जाएगा 7 दिन के लिए। 7 दिन से पहले जब भी डिलीवरी का ऐसा टाइम आएगा, उसको डिलीवरी का हर कोशिश रहेगी, डॉक्टरों की हर कोशिश रहेगी, सरकार का कहना है कि हर प्रयास में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश रहेगी। हाई रिस्क जब भी होता है तो कहीं ना कहीं बड़े डॉक्टरों से गाइड किया जाएगा, और उसको अगर यहाँ पे डिलीवरी नहीं की तो जाए तो और कहीं ना रेफर किया जाएगा। ऋषिका। बिल्कुल ओम, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कर और उन्हीं महिलाओं को वहां पर भर्ती कराया जाएगा जिनमें हाई रिस्क है, और कोशिश की जाएगी, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि लगातार ऐसी महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा ताकि कोई भी रिस्क ऐसी महिलाओं के साथ या फिर बच्चों के साथ ना हो सके। और लगातार इस दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों को ही बचाया जा सके। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सरकार की ये एक नई पहल जहां पर बर्थ वेटिंग रूम की व्यवस्थाएं अब की जा रही है, 3 पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आदिवासी क्षेत्रों में हो चुकी है, और अब देखना होगा कि कितना साकार, कितने सफल ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि लगातार जो बर्थ वेटिंग रूम है और जच्चा और बच्चा की जो मौत का दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर ये बर्थ वेटिंग रूम जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो डिलीवरी की डेट दी जाए, जो ड्यू डेट होगी उससे 1 हफ्ते पहले ही महिलाओं को यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा और तमाम इलाज, तमाम सुविधाएं उन्हें अस्पताल में ही मिलेंगी। इसी के साथ 100 रुपए प्रतिदिन शुल्क भी दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में यह प्रोजेक्ट कितना सफल होता है, और इसी के साथ क्या इस योजना से, इस प्रोजेक्ट से बाकी अन्य प्रदेशों को भी सीख मिलती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम अनादि विशेष में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।